हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के यूट्यूब पर हमारी जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगला प्रश्न पत्र है जिसमें हम जीएस, हिंदी और आपका उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन है तीनों के प्रश्न पत्र बनाते हैं। आज का प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, आपका राजनीति शास्त्र और आपके भूगोल से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है और कुछ बहुत आपका पैटर्न इस तरीके से बनाने का प्रयास किया है जो आधुनिक आपके उत्तराखंड में परीक्षा के आयोग पूछ रहे हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो या यूके पीएससी हो। तो आपको ये परीक्षा जो पेपर है ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस पे डाल दूंगा, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक्सप्लेन मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन है भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है और कारण है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो अब देखिए भारत में वास्तविक रूप से क्या है, प्रधानमंत्री ही शक्तिशाली है। सैद्धांतिक रूप से तो राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का प्रमुख, परंतु वास्तविक रूप से शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री करता है और उसकी मंत्री परिषद करती है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, संसदीय प्रणाली है। अब ये इसका सही व्याख्या करता है या नहीं, इसको भी देख लीजिए। आपका भारत में जो आपका प्रधानमंत्री है वो इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली में होता है कि संसद से जो मंत्री परिषद चुनी जाती है वही आपकी कार्यपालिका की वास्तविक प्रमुख होती है। इस कारण प्रधानमंत्री प्रमुख हो जाता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन है, जैसे अमेरिका है, वहां संसदीय प्रणाली नहीं है बल्कि अध्यक्षात्मक शासन है, तो वहां पर आपका शक्तिशाली होगा राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर ये होगा, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे संबंधित प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण भारतीय संविधान के जो भाग 1 है उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आपका साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जाता है और उसे संविधान संशोधन माना भी नहीं जाता है, ये कहा गया है। राज्य के में विधान परिषदों की स्थापना, राज्य में विधान परिषदों की स्थापना भी अनुच्छेद 171(2) के तहत संविधान में आपके लोकसभा और राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पास करके बनाई जा सकती है। हाँ, राज्य की विधान परिषद गठित करते समय जो प्रस्ताव राज्य देगा, राज्य का विधानसभा देगी, वहां 2/3 चाहिए होता है, लेकिन संसद को संशोधन करते समय केवल साधारण बहुमत से हो जाता है। किसी राज्य को मान्यता प्रदान करना, यानी कि नया राज्य गठित हो गया तो उसे मान्यता देना, ये भी इसका सही है। तो ये सब साधारण बहुमत से होने वाले काम है, तो इसके लिए उपरोक्त सभी सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। पंचायती राज कहाँ होता है, पंचायती राज होता है राज्य सूची में। पंचायती राज कहाँ है, राज्य सूची। और राज्य सूची में आपका जो राज्य सूची में आपके राज्य को जो शक्तियां दी गई हैं उनका संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। तो राज्य सूची में जितने भी संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां होती हैं वो सब नियुक्तियां करता है उस राज्य का राज्यपाल। तो पंचायती राज के लिए जो राज्य का वित्त आयोग होता है उसी को पंचायती राज का वित्त आयोग बोलते हैं, क्योंकि वही राज्य की आय में से पंचायतों को और नगरीय निकायों को कितना पैसा देना है वो यही आपका सुझाव देता है राज्यपाल को। राज्यपाल उसे राज्य के विधान जो सभा है उसमें रखता है, वहां से जो भी आपके संस्तुति होती है उसके बाद वो हिस्सा आपके पंचायतों को यानी कि नगरीय निकायों को और आपका जो स्थानीय स्वशासन है उसको आवंटित कर दिया जाता है। तो राज्य का जो पंचायती राज है उसका जो वित्त आयोग है ये राज्य वित्त आयोग कहलाता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। जबकि सेम 200 अनुच्छेद 280 में जो केंद्रीय वित्त आयोग है जिसमें आपका केंद्र की आय में से राज्यों को जो आपका हिस्सा दिया जाता है उसके सुझाव देने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा। तो केंद्र में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति आपके राष्ट्रपति का अधिकार है, राज्य में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति आपके राज्यपाल का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, पद से कैसे हटाया जा सकता है। एक तो यह है कि वो खुद ही त्याग पत्र दे दे, तो वो तो खुद से हट ही सकता है, या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो भी हट सकता है। अब बात यह है कि पद से हटाया कैसे जा सकता है, मतलब जबरदस्ती पदच्युत कैसे किया जा सकता है, वो स्वैच्छिक नहीं कर रहा है।
तो उसके लिए सेम वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है, जिसे हम महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं, क्योंकि महाभियोग प्रक्रिया शब्द का प्रयोग आपके भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और उसके अलावा जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, इनके न्यायाधीश, भारत का सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है, उसके अलावा आपका भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनको हटाने के लिए सेम वैसी ही प्रोसेस रखी गई है जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की, यानी कि भारत के संसद में इनके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास किया जाए, तभी जाकर के इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किया जा सकता है, वैसे ही आपका भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भी आपके पद से हटाया जा सकता है। पदच्युत का मतलब पद से हटाना है। निम्नलिखित में से आजादी के बाद फ्रांस द्वारा भारत को सौंपे गए क्षेत्र हैं। फ्रांस द्वारा भारत को सौंपे गए क्षेत्र, देखो, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, गोवा, ये सब थे आजादी के बाद पुर्तगाल के पास। तो 1961 तक पुर्तगाल ने इन्हें भारत के हवाले कर दिया। फ्रांस के पास जो थे वो थे यमन, माहे, करिकाल और पौंडीचेरी, क्योंकि ये आपके 4 टेरिटरियां आपके फ्रांस के पास थी। फ्रांसीसियों का कब्जा था इसमें, तो फ्रांसीसियों ने इसे भारत को आजादी के बाद सौंपा, ठीक है। और आजादी के बाद जब उन्हें सौंपा गया तो इन चारों को मिला करके एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया, जिसे हम पौंडीचेरी बोलते हैं। पौंडीचेरी में करिकाल भी आता है, माहे भी और यमन भी आता है। ये 3 केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, 3 अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनती है, यानी कि एक संघ शासित क्षेत्र बनता है, जिसे हम पौंडीचेरी बोलते हैं। तो ये यमन, करिकाल और माहे हैं, और पौंडीचेरी, इन समस्त क्षेत्रों पर कभी फ्रांसीसियां आपका बस्तियां होती थी, और आजादी के बाद भी वो कुछ समय तक बनी रही। और आजादी के बाद फ्रांस से ये और पुर्तगाल से ये तीनों क्षेत्र वापस ले लिए गए। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? जो विधान परिषद का निर्वाचक मंडल होता है उसमें 1/3 विधानसभा और 1/3 आपके जो राज्य के जो आपके स्थानीय निकाय और बोर्ड के सदस्य होते हैं। स्थानीय निकाय और बोर्ड के सदस्य वो चुनते हैं, जैसे आपका नगरीय निकाय हैं, जिला बोर्ड हैं, इनके जो आपके डेलीगेट होते हैं 1/3 वो चुनते हैं, और 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/12 सदस्य आपका जो विश्वविद्यालय के डेलीगेट्स होते हैं, विश्वविद्यालय के जो प्रतिनिधि होते हैं, और 1/12 चुनता है जो आपके माध्यमिक से नीचे के शिक्षकों के संगठन होते हैं, उनका डेलीगेट, जो आपके प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं। तो इस प्रकार 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12, तो ये हो जाता है 12, ले लो इनका कॉमन, और 3 चक्को 12 प्लस 3 चक्को 12 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 12/12, यानी कि पूरा का पूरा 1, ठीक है। तो ये आपका राज्य की, किसी भी राज्य का विधान परिषद हो तो उसमें टोटल सदस्य, जैसे मान लो किसी राज्य में 60 विधान परिषद की सीटें हैं, तो 1/3 का मतलब 20 सदस्य तो विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, 20 सदस्य स्थानीय निकायों के चुनेंगे। 1/6 का मतलब 10 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करेगा। 1/12 का मतलब 5 सदस्य आपके विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और 5 सदस्य आपके जो प्राथमिक स्कूलों के संगठनों के आपके जो शिक्षक होते हैं उनके द्वारा। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5, तो ये 60 में कितने हो गए? 60, ठीक है। तो इस तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन 5 अलग अलग डेलीगेट्स के द्वारा किया जाता है। कौन सा एक सील की जाती है? सील, वैसे तो हम सील मछली बोल देते हैं, लेकिन सील मछली ना होकर के क्या होती है? स्तनपायी होती है, मतलब ये एक स्तनधारी है, ठीक है। अगला, पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होता है? पारा तापमापी, जिसमें आपका पारा का प्रयोग किया जाता है, जो साधारण थर्मामीटर होता है आपके
चिकित्सा वगैरह में जो प्रयोग किया जाता है वो ही पारा तापमापी होता है। पारा तापमापी मुख्य रूप से 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्रयोग में लाया जाता है। 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को ये अच्छे तरीके से मापता है, उसके बाद ये थोड़ा बहुत बिखरना या फैलना शुरू हो जाता है, इसलिए इससे ऊपर के ताप को मापने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो 0 से आपका ऊपर को अगर जाएं तो 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें से माप सकता है पारा तापमापी। भारत में अल्टरनेटिव करंट एसी जो आपके वोल्टेज बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रति सेकंड चक्र के हिसाब से धाराएं चलती हैं, तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है। हमारे देश में जो अल्टरनेटिव करंट की प्रति सेकंड आवृत्ति का स्टैंडर्ड रखा गया है वो 50 चक्र प्रति सेकंड है। ठीक है, एसी वोल्टेज एसी करंट बोलते हैं जिसको। अगला, कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। डाटा प्रोसेसिंग मतलब डाटा प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि डाटा को उपयोग के लिए जो भी सूचनाएं हैं उन्हें उपयोग के लिए लिया जा रहा है। उपयोग के लिए सूचनाएं प्राप्त करना, जो आप सूचनाएं डाली हैं उनका जो आप उपयोग करना चाहते हैं, तो आपके सूचना डालने से लेकर के जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस तक फॉर्मेट में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसी को हम डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये आपका उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना होगा, इसका सही आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल बहुत फेमस है, पेंटेनियम बहुत फेमस है, सेलेरॉन बहुत फेमस है, पेस नहीं है। पेस कोई माइक्रो प्रोसेसर का प्रकार नहीं है, ये तीनों ही माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कि उसका आपका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होगा, सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होगा, सीपीयू, उसका ब्रेन। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। किसी उत्पाद प्रोडक्ट पर जब आप किसी दुकान में जाते हो तो आपने देखा होगा उस पर ऐसे ऐसे क्या एक स्टिकर लगा होता है, तो प्रिंटेड लाइनें हैं ये, इनको क्या करता है वो बारकोड रीडर के द्वारा रीड करता है, तो उसमें सारी सूचनाएं उसको मिल जाती हैं, तो वो होता है क्या, बारकोड। क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर कोड तो आजकल जो आप इसमें प्रयोग करते हो ऑनलाइन उसमें ऐसा होता है। ठीक है, ये लंबी और सीधी डंडियों वाला जो आपका कोड होता है इसे हम क्यूआर कोड सॉरी बार कोड बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऐसा क्यूआर कोड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। एंड्रॉइड किसका है, गूगल का। एंड्रॉइड सिस्टम किसका है, गूगल का। जिस एंड्रॉइड सिस्टम का हम अपने मोबाइल फोन में प्रयोग करते हैं वो आपका किसका है, आपका गूगल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिनको, उसके अलावा एप्लीकेशन और यूटिलिटी। एप्लीकेशन का मतलब जो हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाते हैं, जैसे मान लो हमने टैली बनाया, हमें कंप्यूटर में आपका अकाउंटिंग करनी है तो टैली बना लिया, हमने फोटो शॉपिंग करना है तो कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई वीडियो एडिटिंग करना है तो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर बना लिया, कोई हमें आपका फोटोग्राफी करनी है तो फोटोग्राफी का सॉफ्टवेयर बना लिया, पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग का, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए। जैसे विंडोज है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसी से कंप्यूटर संचालित होता है, उसी में सारी चीजें होती हैं। जैसे लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझने के लिए जरूरी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को आपके एक तरीके से बेस प्रदान करते हैं, जैसे आपका एंटीवायरस एक यूटिलिटी है, फाइल मैसेंजर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बैकअप प्रोग्राम एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मीडिया प्लेयर क्या है, मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, एप्लीकेशन, क्योंकि इससे आप मीडिया को या जो भी आपके मल्टीमीडिया है उसको संचालित करने के लिए इसे तैयार किया गया है, तो ये किसी विशेष कार्य के लिए है, तो ये मीडिया प्लेयर जो सॉफ्टवेयर होगा वो एप्लीकेशन होगा। तो 3 प्रकार के ध्यान रखिएगा, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। एजोला बहुत महत्वपूर्ण आपका जैव उर्वरक घास है, जिसमें आपके बहुत तरीके के आपके नाइट्रोजन स्तरित करने वाले आपके सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। नीरी हरी सवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, ये भी आपका क्या है, आपके एक तरीके की जैविक खाद है। अल्फा
अल्फा अल्फा भी एक क्या है, जैविक खाद है। तो तीनों ही सही है, 1, 2 व 3 तीनों ही आपके जैविक खाद के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला, कृत्रिम निषेचन में नर पशु के शुक्राणु को संचित किया जाता है। कृत्रिम निषेचन, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल गायों को या भैंसों को आपके प्रजनन कराने के लिए नर पशु के साथ आपके उसका क्रॉसिंग कराने की जगह क्या करते हैं, बाइब वालों को बुलाते हैं या आपके जो पशु चिकित्सा केंद्र वाले होते हैं उनको बुलाते हैं। वो एक इंजेक्शन लेकर आते हैं और पशु को दे देते हैं। इंजेक्ट वो नली के माध्यम से गर्भाशय में सीधे आपके शुक्राणु को, जो आपके शुक्राणु है उन्हें छोड़ देते हैं और वो आपके उसके अंडाणु के साथ निषेचित करके भ्रूण पैदा कर देते हैं। तो ये एक कृत्रिम विधि है। तो इस कृत्रिम विधि में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण चीज है, उसमें जो शुक्राणु होते हैं तो वो इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहते हैं, क्योंकि शुक्राणु के लिए माना जाता है कि 48 से 72 घंटे तक ही वो बाहर आने के बाद शरीर से जीवित रह सकते हैं। लेकिन फ्रांस से होल्स्टाइन आपका जो पशु है उसकी नस्ल के आपके शुक्राणु आए हुए हैं, देहरादून श्यामपुर में जो पड़े हुए हैं 1 महीने से, अब उसे यहाँ मान लो अपने दूरस्थ क्षेत्रों में लाना है तो कई महीनों तक वो पड़े रहते हैं। तो वो कैसे संचित रहते हैं, तो उन्हें अति हिमकृत यानी कि बहुत ही क्या ठंडे टेम्परेचर पर रखा जाता है। और ठंडा टेम्परेचर होता है किसका, द्रव नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बायोफ वाले या जो चिकित्सा केंद्र वाले होते हैं, अगर उनका बक्सा खोलोगे, जो आपका क्या होता है, आपके थर्मोस्टेट टाइप का बक्सा होता है जिसमें आपका टेम्परेचर समान रहता है, अगर उसे खोलोगे तो उसमें से बहुत तेज भाप निकलती है ठंडी, वो द्रव नाइट्रोजन ही होती है। उसी में संचित किया जाता है आपके कृत्रिम निषेचन के लिए जो शुक्राणु होते हैं। इन्हीं शुक्राणु को तो आपके संचित करने के लिए देहरादून के श्यामपुर में अति हिमकृत वीर्य आपका जो संरक्षण केंद्र है उसको स्थापित किया। अति हिमकृत का मतलब क्या है, बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किससे है। उबेर कप आपका बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, लेकिन ये आपके स्पेशली महिलाओं के लिए, महिला बैडमिंटन की प्रतियोगिता है उबेर कप। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। समलैंगिक का मतलब क्या हो गया, पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, महिला महिला। वैसे प्राकृतिक रूप से पुरुष और महिला का विवाह होता है, लेकिन ये अप्राकृतिक तो माना जाता है, क्योंकि पुरुष का पुरुष से विवाह होगा तो संतति पैदा नहीं होगी, महिला का महिला से होगा तो संतति पैदा नहीं होगी, क्योंकि संतति पैदा करने के लिए क्या है, दो अपोजिट जेंडर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या आपके एक ही जैसे जेंडर वाले अगर विवाह कर लेते हैं तो उसको कहा जाता है समलैंगिक, यानी कि एक समान लिंग वाले लोगों का विवाह। तो ऐसा विवाह हमारे देश में तो अभी क्या ये प्रैक्टिकली आपका बहुत वो नहीं है, परंतु लोग इसमें रह रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके बोलते हैं कि ये समलैंगिक हैं, समझ गए ना, या गे बोलते हैं जिन्हें, कि ये लोग आपस में साथ में रहते हैं। ठीक है, इनके आपसी संबंध है इस तरीके के हैं कि ये पति पत्नी की तरह रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट ने उसे मान्यता अभी तक, हमारे कानून ने अभी तक उसे मान्यता नहीं दी है, तो उसे अप्राकृतिक ही माना है। लेकिन डेनमार्क पहला देश है दुनिया में जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। इस देश में पुरुष पुरुष के साथ, महिला महिला के साथ भी विवाह कर सकते हैं, मतलब सेम जेंडर में विवाह किया जा सकता है। कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। रक्षा उपक्रम मतलब भारत के जो फौज के लिए आपके उपकरण बनाते हैं या फौज के लिए इक्विपमेंट बनाते हैं, उन्हें हम रक्षा उपकरण बोलते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब जो सरकारी है, जो मतलब भारत सरकार का है, उसे सार्वजनिक कहेंगे। तो यहाँ पर रक्षा उपक्रम भी है और सार्वजनिक भी है। तो आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड, या आपका भारत का सार्वजनिक है। भारत अर्थ मूवर्स, ये भी भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का है। हिंदुस्तान शिपयार्ड, ये भारत सरकार का नहीं, ये प्राइवेट है। और उसके अलावा मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये भी भारत सरकार का है। तो इसमें से सही आंसर होगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये भारत सरकार का नहीं है बल्कि प्राइवेट है। हालांकि बनाता ये उपकरण है आपके, ये निजी क्षेत्र के लिए बनाता है, सरकारी क्षेत्र के लिए भी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी किस स्थान पर है भारत का। ओशनोग्राफी मतलब जिसमें समुद्र का अध्ययन किया जाता है, इसका जो संस्थान है वो है आपका गोवा में। ओशनोग्राफी जो सेंटर है भारत का वो आपका गोवा में है। 2023 में 43वीं आसियान समिट, 2023 में 43वीं आसियान समिट कहां पर आयोजित हुई। आसियान जो आपका जो साउथ ईस्ट एशियन देशों का आपका संगठन है, उसकी जो 43वीं बैठक हुई 2023 में, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, G20 में वर्तमान भारत के शेरपा कौन है।
भारत के जो वर्तमान शेरपा हैं G20 में 2023 में, वो थे अमिताभ कांत, क्योंकि हर देश का अपना एक शेरपा होता है, तो उसे आपका अमिताभ कांत को बनाया गया था, क्योंकि अब ये अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी गई है। तो 2024 जो यह वर्ष है, इसमें आपके जो ब्राजील है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। भारत ने जब अध्यक्षता करी तो अपना शेरपा नियुक्त किया था अमिताभ कांत को। WHO विश्व व्यापार संगठन के पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया? WHO जो WHO विश्व व्यापार नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसने इस साल पहला आपका वैश्विक आपका चिकित्सा सम्मेलन करवाया है। तो उस शिखर सम्मेलन 2023 में जो दस्तावेज जारी किया गया है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे दिया गया है गुजरात घोषणा। इस दस्तावेज को, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, गुजरात घोषणा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? पुरुष हॉकी जो हाल ही में 2023 में संपन्न हुआ, ये आपके भारत ने इसका खिताब जीता था और एशिया कप का है, एशिया कप 2023 पुरुष हॉकी का, तो भारत ने जीता इसे पाकिस्तान को हरा करके। ये 25 क्वेश्चन है, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको कैसे लगे, आप हमारी सीरीज कैसी लग रही है, या आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी जो आपके टेस्ट सीरीज है, इसके साथ आप लगातार जुड़े रहिए। हमारा आपका ऐप भी है संजय देव क्लासेज, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेज से ले सकते हैं, और ऐप हमारा SS स्टडी नाम से ही है। बाकी जो हमारा ये जो YouTube चैनल है, इसके साथ आप बने रहिए आगे की तैयारी करने के लिए। हर तरह की तैयारी आपको यहाँ से करने में मदद मिल जाएगी। मैं YouTube के माध्यम से ये तो नहीं कह सकता कि आपके क्या हर चीज़ आपको परफेक्ट मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऐसी मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत अच्छी मदद हो सकती है। क्योंकि पढ़ाई तो आप खुद कर ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ाई हर किसी को खुद ही करनी पड़ती है, उसमें YouTube वाले या कोई टीचर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एफर्ट हमेशा आदमी को खुद ही डालना पड़ता है। बस ये है कि उस एफर्ट में थोड़ा बहुत आपकी दिशा दिखाने वाला अगर आपको सही मिल जाता है, तो आप एक जो एफर्ट है वो थोड़ा जल्दी आपका फलीभूत हो जाता है। अन्यथा एफर्ट करने वालों को देर सवेर मिल तो जाता ही है, परंतु थोड़ा बहुत ये रहता है कि देर लग जाती है। तो कई बार देर लगने में ये हो जाता है कि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है और चीज़ों को आधे अधूरे में भी छोड़ देता है। इसीलिए आपको कई बार जो छोटी सी डूबते को तिनके का सहारा वाली बात, कि छोटी सी चीज़ आपको गाइड कर जाती है, तो उससे आप एक सही दिशा में चले जाते हैं। यही काम है। बाकी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि आपके YouTube से आपका तैयारी, हम पूरी तैयारी कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ। YouTube से कभी पूरी तैयारी नहीं हो सकती है, ये आप याद रख लीजिएगा। YouTube कोई आपके क्या जो परीक्षा है उसके लिए रामबाण नहीं है, एक सहायक टूल हो सकता है जिसमें आपको विभिन्न तरह के प्रश्न या किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी क्लियरेंस से कोई भी व्यक्ति दे सकता है, जिसे उस क्षेत्र का नॉलेज हो, तो वो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो एक हेल्पिंग टूल है ये कोई कंप्लीट टूल नहीं है जिससे आप परीक्षा पास कर लें। किताबें हमेशा आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, आप अपनी किताबों को पढ़ते रहिए, जितना भी हो सके उनके नोट्स खुद से बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने हैंड राइटिंग में। YouTube है, प्रैक्टिस सेट है, इनसे आप सहायता लीजिए, ये आपको बहुत अच्छा वो करेंगे। क्योंकि जो मेहनत आपको शायद 10 दिन करने में लग सकती है, अगले आदमी ने वो 10 दिन करके 10 मिनट में समेट दी हो, तो वहाँ आपको वो एक बहुत अच्छा, कम समय में बहुत अच्छा मटेरियल आपको मिल सकता है। यही YouTube होता है, या यही सोशल मीडिया या फिर अन्य जो भी आपके इंटरनेट के माध्यम है जहाँ से आप परीक्षा की सामग्री ले रहे हो, इतना ही इसका काम है। कोई कहे कि मैंने पूरी कंप्लीट तैयारी आपके इंटरनेट से करी है, तो उससे बड़ी बकवास कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि किताबें ही इसमें सबसे बड़ा टूल हैं और सारी चीज़ें सहायक टूल हैं। धन्यवाद।